नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IT Now स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं इस शो में हम आपके लिए। बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग आज देखने को मिली बाजार में आखिरी घंटे में, और 35,000 के पार अब बैंक निफ्टी भी पहुंच गया है। आगे क्या करना चाहिए आपको, समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। इंडिगो के शेयर को पंख लग गए हैं 10% ऊपर, लेकिन नतीजे तो बहुत अच्छे नहीं आए। आप खरीदें या न खरीदें, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे। तीन दिन की लगातार गिरावट के बाद आज मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में रौनक लौटी। आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बाद निफ्टी 16,170 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में हमने 503 अंकों की तेजी देखी और ये 54,253 पर जाकर बंद हुआ। दिन भर बाजार में और कहां पर सबसे ज्यादा हलचल रही, बताने के लिए मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद अब जुड़ रही है हमारे साथ। जी देखिए, बिल्कुल आज जो एक्सपायरी थी ना, वो टिपिकल शॉर्ट कवरिंग का केस था। दो तीन सिनेरियो से जो कंबाइंड हुए। पहला तो ग्लोबली आपको एक रीबाउंड दिखा। यूएस यहाँ पर विक्स कूल ऑफ हुआ लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड में। इसी वजह से हमने देखा हम 16,200 तक के लेवल एक बार हमने टच जरूर किया आज क्लोजिंग थ्रो में, हालांकि हम क्लोज उससे नीचे हुए। लेकिन आज क्लियरली एक शॉर्ट्स जो आज मॉर्निंग से ये एंटिसिपेशन थी कि बैंक्स और मेटल, इनफैक्ट मेटल सबसे पहले, और शायद टेक्नोलॉजी, ये स्पेसेस जो है आपको एक तेज रफ्तार दिखा सकते हैं। आज बैंक्स आउट परफॉर्म किए। बैंकिंग हो, मेटल हो और आईटी हो, इन तीनों स्पेसेस ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। इसमें बैंक स्पेस में आप पीएसयू बैंक्स की बात करें, पोस्ट हमारी एक्सक्लूसिव भी एक आई थी जिसमें हमने बात की कि बैंक ऑफ इंडिया के क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने की बात है। साथ ही दूसरी बात, मेटल्स में आपको शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दिए। तो बैंक्स में तो आपको क्लियरली पीएसयू और प्राइवेट स्पेस के सारे ही बैंक्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। मेटल में तेज रैली थी और एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा वीक होने वाले सेक्टर्स में से मेटल्स भी था। 20% तक करेक्ट हुआ है मेटल इस एक्सपायरी में, और उसका आज हमने क्लियरली शॉर्ट कवरिंग रैली इन सारे स्पेसेस में देखने को मिली। इसके अलावा एफएनओ में कौन से काउंटर्स जो आज तेज थे? न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट क्लियरली आपको उन काउंटर्स पे दिखा जो एफएनओ के काउंटर्स है, जो लीडिंग काउंटर्स थे, जैसे कि इंडिगो। यहाँ मैनेजमेंट कमेंट्री ग्रोथ आगे FY23 के बाद, यानी अगले आने वाले समय के लिए इंटरनेशनल बिजनेस से अच्छी ग्रोथ के एंटिसिपेशन नंबर्स हालांकि मिले जुले थे, वहाँ आपको तेजी देखने को मिली। टोरेंट फार्मा नंबर्स का इम्पैक्ट वो बड़ा एक गेनर रहा। डॉक्टर लाल पैथ, जितने भी लैब डायग्नोस्टिक काउंटर्स है, वहाँ पर हमने एक तेज प्रेशर देखा पीछे के दिनों में, और वहाँ आपको क्लियरली आज के दिन भी तेजी देखने को मिली। इंडिया बिल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, M&M फाइनेंस हो, तो ट्रेडर फैंसी काउंटर्स ने भी जमकर आज परफॉर्म किया। एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा वीकनेस किन काउंटर्स में देखने को मिली, और वहाँ अनफॉर्चुनेटली रिस्पाइट कुछ ही तरह का नहीं दिखा। डिविस लैब 3 दिन में 28% तक लूज हुआ है, और सबसे ज़्यादा वीक काउंटर जो है इस एक्सपायरी का, वो डिविस लैब था। रोल ओवर के आंकड़े आ जाएंगे तब पता चलेगा कि कौन कौन से स्पेसेस में आगे भी तेज़ी जारी रह सकती है। लेकिन फिलहाल बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया, मेटल्स ने अच्छा बाउंस बैक दिया, और शायद एक कैचअप रैली का केस अब टेक्नोलॉजी में बनता है। तो ये आज का ट्रेड रहा। बिल्कुल, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट के विनोद कार्की के मुताबिक कोर इंडस्ट्रीज में गिरावट के अभी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए निवेशकों को करेक्शन में खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। हमको जो दिख रहा है कि जो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव हो रहा है। कैसे? अगर आप देखें, जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं या जो इन्वेस्टमेंट रेट बोलते हैं, वो करीब एक डेकेड से डाउन ट्रेंड में थी, और हमको वो पहला ट्रेंड दिख रहा है कि जो ऊपर जा रहा है। देखिए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का दो मेजर जो पार्ट्स होते हैं, वो होता है पहला तो जो इंडस्ट्रियल कंपनीज की केपेक्स, और दूसरा होता है रियल एस्टेट। और उसके अलावा गवर्नमेंट का केपेक्स तो होता ही है, और जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है उनका भी केपेक्स होता है। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से जितना जोर लगा सकती है वो लगा रही है, हमने देखा हुआ है वो ट्रेंड में। और हमको क्या दिख रहा है कि करीब 8-9 साल के बाद रियल एस्टेट, जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट साइकिल का, वो इम्प्रूव होता है। और रियल एस्टेट में ऐसा है कि इसका काफी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है अक्रॉस अदर सेक्टर। जो एंसिलरी कंपनीज होती हैं, बिल्डिंग मटेरियल होती हैं, जो वेजेस होते हैं ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स, बैंक फाइनेंस, तो उसका एक मैसिव मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो एनवायरमेंट ऐसा कोई सिग्नल नहीं दे रहा है हमको कि जो कोर इंडस्ट्री है वो नीचे जा रही है ना। तो क्रेडिट ग्रोथ है, इंडस्ट्री ग्रोथ है, रियल एस्टेट साइकिल, ये सब जो करीब 8-9-10 साल के बाद पावर सेक्टर, ये जो टेलीकॉम सेक्टर, जो जिन्होंने पिछले साइकिल में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन किया है,
वो रिवर्ट हो रही है, एनर्जी हो गया, तो ये कोर सेक्टर्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है। और तो इस एनवायरनमेंट में अगर मार्केट करेक्ट होता है, मेरे हिसाब से आपको अपना जो जितने भी आप सोच रहे हो कि एक स्टैगर्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मौके तलाशने चाहिए यहाँ पर, जो बाजार पर दबाव दिख रहा है या गिरावट दिख रही है उसमें। लेकिन ये शायद लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी हो सकती है और हम कर रहे हैं कल की तैयारी। तो कल क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी? मेरे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं मेरे साथ, देवांग शाह और आस्था जैन का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। देवांग, आपसे शुरुआत करूंगा। एक जोरदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली आखिरी एक सवा घंटे में आज। क्या लगता है आपको, ये सस्टेन कर पाएगी कल के सेशन में? जून सीरीज को लेकर ब्रॉडली क्या व्यू है आपका अभी? सी ब्रॉडर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमने देखा है कि एक सपोर्ट जोन से वापस हमें एक रिकवरी देखने मिली है, रेजिस्टेंस से वापस करेक्शन देखने मिला है। तो यहाँ पे अगर मैं लेवल की बात करूँ, 16,400 एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। तो बाय एंड डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बट जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आता है प्रॉफिट भी बुक करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता है 15,900 का, जो एक सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। ओके आस्था, क्या आपको भी यही लगता है कि इस गिरावट में जो हमने देखी ऊपरी स्तरों से अच्छा खासे करेक्शन, खासतौर पे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में करेक्शन आया, फिर 15,800 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश की गई, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए बाजार में या अभी सेटल होने देना चाहिए और रुकना चाहिए? क्या आप सलाह दे रही हैं इस समय क्लाइंट्स को? देखा जाए अभी थोड़ा सा और रुकना चाहिए। बिल्कुल, अगर मेरे को 100% एलोकेशन करना है तो माइट भी 10% आप करिए, 20% करिए, बट फुल 100% एलोकेशन अभी नहीं करना चाहिए। एक बार मार्केट्स को यहाँ पे बिल्कुल सेटल होना देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के मार्केट वॉलेटाइल हो रहे हैं, आज तो एक एक्सपायरी थी जिस वजह से हमने ये मूव देखा, लेकिन कितनी टिकाऊ है ये आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में हमें खबर पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए और जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। करेक्ट, जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करनी चाहिए आपको। अगर आप इस गिरावट में जो हम पिछले कुछ समय से हमने बाजार में देखी है, अगर आप एलोकेशन करना ही चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा कीजिए। फिलहाल आप 10% तक पैसा एलोकेट कीजिए और फिर बाकी मौके आपको आगे मिलेंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा भी कर लेते हैं इसी बीच। आस्था, आपने हिंडाल्को के नतीजे देखे, काफ़ी ज़ोरदार दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा जो है वो 500 करोड़ करीब के आसपास से बढ़कर 1600 करोड़ तक पहुँच गया है। मार्जिन जो है वो 10% से बढ़कर 17% पे आ गई है। मेटल्स वैसे भी पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं। नतीजों के बाद आपको लगता है हिंडाल्को में अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, कोई पोजीशन लेनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से बस यहाँ पे बिल्कुल हम बहुत अच्छा ही यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे और उसी एक्सपेक्टेशन पे ये खरा उतरा है। लेकिन ये क्योंकि ग्लोबली ड्रिवन कमोडिटी है, तो थोड़ा सा अभी और यहाँ पे मैं रुकने की सलाह दूंगी। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट सॉलिड है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अभी वेट करना चाहिए। रिजल्ट्स नो डाउट काफी अच्छे हैं, लेकिन ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस किस तरह से बिहेव करती है वो भी हमें देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो हिंडाल्को में अभी मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने की सलाह दूंगी, रादर देन अभी बाइंग करने के लिए। वॉच हिंडाल्को में स्ट्रैटेजी रहेगी। देवांग, मेटल्स की बात जो हम कर रहे हैं तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी हमने कई बड़े मेटल्स काउंटर्स में देखी, लेकिन आज एक बार फिर से, चूंकि शायद रिकवरी थी, शॉर्ट कवरिंग थी, एक्सपायरी है। टाटा स्टील देखिए 5% ऊपर, JSW स्टील 4.5% ऊपर। ये सारे स्टॉक एक बार फिर रीबाउंड दिखा रहे हैं। कहीं पर कोई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड बनता दिखता है आपको? ओवरऑल हम मेटल इंडेक्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स में एक सपोर्ट था 5000 के अराउंड, एक सपोर्ट जोन था, वहां से एक हमें वापस रिकवरी देखने मिली है। बट यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बिकॉज जो ओवरऑल ट्रेंड है अभी भी, जो काफी स्टॉक से अभी भी नेगेटिव ट्रेंड है। तो यस, डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग है, बट हमें यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए मेटल स्टॉक में। ओके, अभी मतलब दोनों मेरे मेहमान यही कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच कीजिए। भले ही आपने एक तेज़ी देखी मेटल स्टॉक्स में, लेकिन फिलहाल रुकिए, एक बार सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद मेटल स्पेस में पोजीशन लेंगे तो बेहतर रहेगा। एक और स्पेस आस्था जो काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी वो थी पेंट इंडस्ट्री। हमने देखा जब ग्रासिम ने अनाउंस किया कि वो 10,000 करोड़ का कैपेक्स लेकर आ रहे हैं, उसके बाद सारे बड़े पेंट स्टॉक है, एशियन पेंट्स, बर्जर, कंसाई नेरोलैक, सब में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आज बर्जर पेंट के रिजल्ट्स भी आए हैं। मुनाफा जो है बढ़ गया है, यहाँ पर 208 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ हो गया है। हमने आय में बढ़त देखी है, करीब 2000 करोड़ से ये 2100 करोड़ के ऊपर पहुँच गई है। मार्जिन में हालांकि दबाव दिख रहा है।
ब्रॉडली पेंट सेक्टर में क्या आपको लगता है कि हमें कोई मौके तलाशने चाहिए, या फिर बर्जर पेंट स्पेसिफिक हुआ, एशियन पेंट्स हुआ, क्या कॉल है फिलहाल आपका? देखिए सौमित्र, मार्जिन में जो दबाव आया है, क्योंकि मेरे हिसाब से 16.5% के आसपास के थे, जिससे कि डाउन होके 15.8% के आसपास आया है। तो मेरे हिसाब से ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो प्रेशर है, ये कंपनियों के लिए अभी भी एक तरह से ओवरहैंग बना हुआ है। और जब तक यहाँ पे कुछ सेटलमेंट नहीं होता, और मेनली हम सब जानते हैं क्रूड ऑयल बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है पेंट कंपनियों पे। तो क्रूड ऑयल जब तक एक बार एक सैटिस्फैक्टरी ट्रेजेक्टरी में सेटल नहीं होता, तब तक मुझे लगता है कि आने वाला जो पहला क्वार्टर होगा FY23 का, वहां पे भी थोड़ा सा दबाव रहेगा। क्योंकि मैं अगर लास्ट ईयर यानी कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं, तभी क्रूड एक रेंज में था और वो रेंज $80 तक थी। और अभी अगर मैं क्रूड की बात करूं तो ये $100 के ऊपर अभी भी चल रहा है। तो मुझे लगता है जब हम कंपेयर करने जाएंगे Q1 FY23 के रिजल्ट्स Q1 FY22 से, तो वापस से ये मार्जिन में जो दबाव है ये जारी रहेगा। और अगर क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो अभी स्टॉक में एक बड़े उछाल की हम यहाँ पे एक उम्मीद नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से अभी पेंट्स में थोड़ा-सा रुकना चाहिए। अगर फिर भी किसी को खरीदना ही है, तो एशियन पेंट मुझे ज़्यादा बेटर विकल्प लगता है, क्योंकि दिग्गज कंपनी है पेंट सेक्टर की, तो वहाँ पे ध्यान बनाया जा सकता है। बट स्टिल अभी तो मेरे हिसाब से रुकना बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि मुझे लगता है क्वार्टर 1 ऑफ FY23 भी यहाँ पे थोड़ा-सा दबाव में रह सकता है पेंट सेक्टर की, अगर मैं बात करूँ। तो यहाँ पर पेंट में भी रुकने की सलाह है आपको। जो ज़्यादा स्विंग्स हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गिरावट फिर एकदम से उछाल, उसमें अगर किसी ट्रैप में आप न पड़ें तो वो बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। एक और शेयर जो आज लगातार फोकस में था वो था इंडिगो का। कमज़ोर नतीजे आए लेकिन कमेंट्री बहुत मजबूत थी मैनेजमेंट की। उसके बाद हमने देखा कि आज ये स्टॉक, इसको लगभग पंख लग गए, 10% ऊपर तक पहुंच गया। इंडिगो में आगे क्या तेजी रहेगी या फिर मंदी देखने को मिल सकती है? इस पर मेरे सहयोगी शरद और सौमित ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है बुल्स वर्सेस बेयर्स का। आइए दिखाते हैं आपको। तो मैं पहले बुल के बारे में बताऊंगा और फिर शरद हमें जो नेगेटिव्स या बेयर जो है वो उसके बारे में बताएंगे। तो अगर पॉजिटिव्स में अगर हम देखते हैं इंडिगो में, तो सबसे पहला ये है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ गाइडेंस दिया। अब उन्होंने कहा है FY23 में जो कैपेसिटी ग्रोथ होगा वो करीब 55 to 60% होगा ऑन अ YOY बेसिस। बट अगर हम प्री कोविड लेवल से देखते तो 13 to 17% है। इसका मतलब ये होता है कि इंडिगो FY23 में एक वापस से डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। उसी के साथ अगर हम देखते तो जो यील्ड का कॉमेंट्री था, यील्ड अब एक यील्ड का मतलब होता है पर किलोमीटर पर फेयर पैसेंजर जो कंपनी कलेक्ट करता है, उसका मतलब होता है यील्ड। अब की यील्ड के बारे में भी कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी। मंथ ऑन मंथ कंटिन्यूसली वो ग्रोथ देख रहे हैं अप्रैल और मई महीने में, तो ये भी एक पॉजिटिव कमेंट्री अर्निंग्स कॉल से कल आई थी। उसी के साथ कंपनी क्या कर रही है, पिछले एक साल से अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट्स है, पुराने A320 CEOs जो है, उनको वो कंटिन्यूसली रिप्लेस किए जा रही है और नई एयरक्राफ्ट्स ला रही है, जो कि A320 नीओ है। अब ये नए एयरक्राफ्ट्स आने की वजह से कंपनी का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है और हाई फ्यूल कॉस्ट एनवायरनमेंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ इंटरनेशनल रूट्स अभी ओपन हो गए और मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रही थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे इंटरनेशनल रूट्स पे। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल रूट्स पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डोमेस्टिक रूट से ज़्यादा है और आगे 5 साल में इंटरनेशनल रूट्स करीब 40% ऑफ द टोटल कैपेसिटी हो जाएगा इंडिगो का। अभी ये नंबर करीब 25% के आसपास है। उसी के साथ इंडिगो की अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इंडिगो की बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री में। और अभी के मार्केट सिनेरियो में एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक एयरलाइन कंपनी के लिए। तो ये सारे हैं पॉजिटिव्स और बुल केसेस इंडिगो के लिए। बट बेयर केसेस क्या है वो हमें शरद बताएंगे। जी बिल्कुल सौम्य, तो सबसे पहले जो लॉसेज है ना वो बढ़ चुके हैं। अब पिछले 9 क्वार्टर्स में देखें तो 8 क्वार्टर में तो लॉसेज ही दिखे हैं। और अगर आप कोविड से देखें तो 13,000 करोड़ का टोटल कंबाइंड लॉस है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। लेकिन बेयर केस में और भी बहुत सिनारियोज है, स्पेशली जो फ्यूल प्राइसेस है वो अभी ऑल टाइम हाई पे हैं। और आंकड़े की बात करें तो 66% ग्रोथ तो ATF में दिखने मिला। और फिर अगर आगे देखें तो लगभग 35 से लेकर 40% तक जो है कॉस्ट में जो है कंट्रीब्यूशन दिखने मिला है। और ऑफकोर्स रूपी में जो है वीकनिंग है। लेकिन सौमित, जो पैसेंजर लोड फैक्टर होता है वो जो है वो लोअर हुई है। और एक सिंप्लीफाई अगर वर्जन में हम बात करें तो बेसिकली अगर मैं जो है फ़्लाइट की टिकट खरीदने गया जनवरी में तो उसका अगर दाम 4,000 थी तो अब जो है लगभग 6,500 की हो गई है। तो ये जो होता है यूटिलाइजेशन, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा एयर ट्रैफिक रिकवरी वो भी कम हुई है और जो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री रेट है उससे कम आई है। और आखिर में अगर बेयर के सिनारियो की बात करें तो कंपटीशन में बढ़ोतरी देखने मिला है। अकाशा एयरवेज जो है वो आने वाली है, गोफर्स
की जो IPO है वो उसमें भी एक्सपेंशन प्लान्स की बात चल रही है। और इसके अलावा जो है अन्य जो कंपनीज़ हैं एयरलाइन कंपनीज़ की, उनके बीच स्पेशली जेट एयरवेज़ की, उनको भी जो है कमर्शियल लाइसेंस मिल गया है। तो ओवरऑल कंपटीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है एयर स्पेस में। बिल्कुल, तो काफ़ी यहाँ पर बुल्स वर्सेस बेयर की का पूरा एनालिसिस है। आस्था, आप किस साइड में हैं, बुल्स की साइड या बेयर्स की साइड? यहाँ पर एक खबर मैं और देना चाहूँगा आपको भी और दर्शकों को भी कि अभी स्काईट्रैक्स के जो लेटेस्ट नंबर आए हैं उसके हिसाब से दुनिया में 5वीं सबसे अच्छी लो कॉस्ट एयरलाइन बन गई है इंडिगो। तो धीरे धीरे ग्लोबल परसेप्शन भी बेटर होता जा रहा है, लेकिन आप बुल्स की साइड हैं या बेयर्स की? मैं बुल्स भी होंगी। इसमें 2-3 पॉइंट्स और अच्छे हैं कि देखिए यहाँ पे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन यील्ड्स मेंटेन की है, तो वो भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी तरफ जिस तरह से डोमेस्टिक ट्रेवल इंप्रूव हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेवल कमबैक हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे कंपनी को आगे जाते हुए फायदा होगा। कार्गो रेवेन्यू भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और वहां पे भी हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हो रही है। तो मेरे हिसाब से आने वाले क्वार्टर्स में, लेकिन एटीएफ प्राइसेस का डेफिनेटली, जैसा मैं पहले भी बोल रही थी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड है, तो उसका डेफिनेटली असर पड़ेगा। तो हो सकता है कि 3 महीने के पर्सपेक्टिव में इतना बड़ा वहां पे रिटर्न हमें देखने को नहीं मिले, थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर लंबा होराइजन है जिसमें कि 9 महीने से लेके 12 महीने का समय सीमा है, तो बिल्कुल मुझे ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसी का है। तो जिस तरह से देखा जाए तो लीडर्स जब होते हैं किसी भी सेक्टर के, तो उनको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम भी मिलता है। तो 12 महीने के लिहाज से अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बढ़िया काउंटर लगता है। 2000 के ऊपर के लेवल्स भी हमें ये काउंटर दिखा सकता है। तो मैं यहाँ पे बुल्स की तरफ हूँ और निवेश करने की सलाह दूँ। इंडिगो में निवेश करने की सलाह बुल्स की साइड पर है आस्था। तो या फिर दिमाग अगर आप बताएं कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, मीडियम लॉन्ग टर्म में किस तरह के टारगेट्स? आस्था ने बताया कि 2000 तक के लेवल शायद 12 महीने में देखने को मिलेंगे। आपके चार्ट्स क्या कहते हैं इंडिगो के बारे में? इंडिको की बात करते हैं, इंडिको को ओवरऑल हम चार्ट देखा है, एक सपोर्ट से बाउंस बैक देखने मिला है, बट जिस तरीके से हमने आज हमने देखा है उसमें बाउंस ओवरऑल यहाँ पे रिस्क और फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक करेक्शन मिलता है, करेक्शन सपोर्ट के पास कहीं मिलता है, तो खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 1820 का एक सपोर्ट है, ये एक स्टॉप लॉस, सॉरी 1720 का एक सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। ऊपर की तरफ जो लेवल है 1900 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं इंडिगो में। 1900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, और 2000 के लेवल तो यहाँ पर आस्था भी देख रही है, लेकिन उसके लिए नज़रिया लंबा होगा। और अगर आप कुछ कम अवधि के लिए इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो 1900 तक के लेवल, लेकिन 1720 1720 ये जो स्टॉप लॉस बताया है यहाँ पर देवांग ने, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बैंक ऑफ इंडिया में सरकार अपनी 7 से 8% हिस्सेदारी QIP के जरिए बेच सकती है। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही तक हिस्सा बेचने की ये योजना है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए। जी हाँ, सरकार बैंक ऑफ इंडिया में 7 से 8% का स्टेक डाइल्यूट कर सकती है और ये जो रूट होगा वो QIP हो सकता है। हमें सूत्रों ने बताया है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने लेंडर को सजेस्ट किया है कि QIP रूट को चुना जाए। आपको याद होगा कि बैंक ने पहले ही अनाउंस किया था कि वो 2500 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन जो रूट था वो फाइनली डिसाइडेड नहीं था। जो ऑप्शंस थे वो थे या तो QIP रूट लेना या फिर FPO लेना, लेकिन अभी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने सजेस्ट किया है वो बोला है कि QIP रूट लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर साइज़ की बात करें तो करीब 2000 करोड़ रुपए के QIP की ये साइज़ हो सकती है। इसके लिए जो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनसे बातचीत शुरू कर दी गई है प्रिलिमिनरी लेवल पे, और साथ ही साथ कैपिटल रेजिंग कमेटी जो है वो बैंक की अगले महीने मिल सकती है इस पर जो फाइनल मुहर है वो लगाने के लिए। अगर टाइमिंग की बात करें तो ये QIP सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो Q2 FY23 है उसमें कंप्लीट हो सकता है। बैंक ने हालांकि मेंटेन किया है कि उसके जो कैपिटल रेशियोज़ हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और वो ग्रोथ को ज़रूर इन्विसाज कर सकते हैं इस साल की। लेकिन ये जो शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो रही है सरकार की तरफ से, वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करने के लिए है, क्योंकि सरकार को 81% हिस्सेदारी से घटाकर 75% से कम की हिस्सेदारी करनी है और इसके लिए QIP रूट सजेस्ट किया गया है। करेक्ट, तो QIP रूट सजेस्ट किया गया है यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में। देखेंगे अब सरकार क्या फैसला लेती है। और नतीजों का सिलसिला चल रहा है अभी भी, और कल गेल के नतीजे आने वाले हैं। इस बार कंपनी की गैस ट्रेडिंग और पेटकेम कारोबार में कमज़ोरी रहने का अनुमान है। और क्या डिटेल्स हैं या क्या एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट की, मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए एक बार फिर मेरे साथ। सौमित, बताइए क्या उम्मीद कर रहा है बाजार इस बार गेल से?
अगर आप सिक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो गेल के नंबर्स थोड़े म्यूटेड आने की एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू जो है वो फ्लैट रहेगी लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो एबिटा करीब 6% से डिक्लाइन कर सकती है। एबिटा मार्जिन्स लोअर आने की एक्सपेक्टेशंस है करीब 15.5% के आसपास, और अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी 9% से डिक्लाइन कर सकती है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब गेल की 4 बिजनेस सेगमेंट्स है, उसमें से 3 के जो नंबर्स है वो ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस वीक आने की एक्सपेक्टेशंस है। जो कि गैस ट्रेडिंग बिजनेस है वो वीक इसलिए आएगी क्योंकि गैस के प्राइजेस जो स्पॉट प्राइजेस है वो गिर चुके थे, इसी कारण गैस ट्रेडिंग बिजनेस वीक नंबर्स आएंगे। पेट्रोकेमिकल बिजनेस में जो प्रोडक्ट के स्प्रेड्स थे वो कम हो गए थे, उस कारण पेट्रोकेमिकल बिजनेस भी वीक आने की एक्सपेक्टेशंस है। और गैस ट्रांसमिशन बिजनेस अगर आप देखेंगे तो उसमें लो वॉल्यूम्स होने के कारण गैस ट्रांसमिशन बिजनेस के अर्निंग्स भी ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस वीक आ सकती है। जो एक सेगमेंट जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस वो है एलपीजी सेगमेंट, और उसके पीछे का कारण ये है कि जो प्राइजेस थे एलपीजी के वो ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस बढ़ गए थे, और इसी कारण एलपीजी सेगमेंट का जो एबिट रहेगा या परफॉर्मेंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा आ सकता है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। बट ऑन ओवरऑल बेसिस अगर आप देखते हैं तो सिक्वेंशियली ये नंबर्स गेल के म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। ओके, तो म्यूटेड नंबर आने की संभावना यहाँ पर है। चलिए देखेंगे कल कैसे नतीजे आते हैं, उसके बाद इस पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन एक सवाल मैं आस्था आपसे जानना चाहता हूँ, और वो ये कि हमने हमारी रिसर्च टीम ने जब आज एक एनालिसिस किया तो हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो शेयर हैं वो लगातार तेज़ी से गिर रहे हैं। आप इंडेक्स से कंपेयर करें तो मैं आपसे ब्रॉडली व्यू चाहता हूँ कि जो स्टॉक 50, 60, 70% गिर गए हैं, कुछ नाम मैं आपके सामने रखूँगा, मन्नापुरम फाइनेंस, इंडिया मार्ट, पीबी फिनटेक, डॉक्टर लाल, ये सारे स्टॉक जो है 50 से 60% तक गिर गए हैं। ऐसा लगता है कई बार कि यहाँ मौके देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। कैसे इस समय मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स को अप्रोच करना चाहिए, एक ट्रेडर को भी और एक इन्वेस्टर को भी? देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स को अप्रोच करने का सबसे बढ़िया तरीका है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर ढूंढना। अभी जिस तरह से आपने नाम सजेस्ट किया, अगर मैं डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करूं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन इंडस्ट्री में दम नहीं है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब ने इनफैक्ट मेट्रोपोलिस भी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो इंडस्ट्री सबसे पहले अगर हम बात करें इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस कितनी है वो एक देखना जरूरी है, और दूसरी तरफ उसके बाद उनमें से कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कौन सी है वो देखना जरूरी है। तो अभी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस जो दिख रही है वो मुझे केमिकल सेक्टर में दिख रही है। इनफैक्ट एक आईपीओ जो आज क्लोज हुआ एथर इंडस्ट्री का, उसको भी देखिए, थर्ड डे लास्ट डे कितना बढ़िया रिस्पॉन्स, मैं सिर्फ क्यूआईबी की बात कर रही हूँ, क्यूआईबी की तरफ से मिला है। इस मार्केट में भी क्यूआईबी में यहाँ पे काफी बढ़िया ये एक तरह से सब्सक्राइब हुआ है। तो केमिकल सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। वहां पे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जिन्होंने नतीजे अच्छे पेश किए हैं, मार्केट कमेंट्री मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, वहां पे ही एक ग्रुप बनाना चाहिए। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स जहाँ पे रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, ग्रोथ अच्छी है, मैनेजमेंट आउटलुक स्ट्रॉन्ग है, डेट बैलेंस शीट में इतना ज्यादा नहीं है या जीरो डेट है, उन तरह की कंपनियों में मैं अभी भी निवेश करने की सलाह दूंगी। रादर देन जो आपने नाम लिए थे उनमें से अभी मेरा फोकस किसी पे भी नहीं है। तो मैं ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर पे अभी तो एटलीस्ट पॉजिटिव वहां पे। ये तो आपको सेक्टर देखने की जरूरत है इस समय मिड कैप स्मॉल कैप में, ये एक अच्छा अप्रोच होगा। और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों पर फोकस कीजिए। ये मत देखिए कि ये स्टॉक 50%, 60% गिर गया है, यहाँ पर शायद अपॉर्चुनिटी बने। वैल्यू ढूंढिए तो बेटर ऑप्शन रहेगा। और स्पेशलिटी केमिकल्स यहाँ पर आस्था को पसंद आते हैं, आप भी उनमें से कोई ना कोई स्टॉक ढूंढ के पसंद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे मेहमानों से ये जानेंगे कि कौन से स्टॉक आइडियाज वो देने वाले हैं हमें आज। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। देवांग, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कौन से आइडियाज आप देने वाले हैं आज दर्शकों को। यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। ओवरऑल हम देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर ने काफी एक अच्छी रिकवरी दी है। उसमें आईसीआईसीआई बैंक ने एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 710 का, टारगेट है 750। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में हमें देखने मिला कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया है। हमें लगता है कि और भी ये अपसाइड इंटैक्ट है स्टॉक के अंदर। बजाज ऑटो खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 3752 का, टारगेट है 3995। तो बेहतरीन आइडियाज आईसीआईसीआई बैंक और बजाज ऑटो दोनों में है बाय कॉल। आस्था, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? मैं स्टॉक आज रेकमेंड कर रही हूँ, वो है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। कंपनी काफी ज्यादा फंडामेंटली अच्छी लगती है। पोजिशनल कॉल के तौर पे इसे मैं रेकमेंड कर रही हूँ। इसमें जो टारगेट्स रहेंगे वो 690 और 730 के रहेंगे, लेकिन समय सीमा यहाँ पे मिनिमम 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस रहेंगी।
ये 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर 690 से 730 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवांग और आस्था, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी की पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आ रहा है कंज्यूमर इसके।